मुख्यमंत्री को मिलने वाले उपहार होंगे नीलाम। सीएम धामी ने लिया फैसला, उपहार से मिलने वाली धनराशि का जनहित में होगा इस्तेमाल। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान केदारनाथ में ज्वलेंगे घी के 108 दीपक। धाम में मौजूद रहेंगे 30 लोग। अट्ठाईस जनवरी को दून आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। देहरादून में बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस जोर शोर से कर रही तैयारियां। रोडवेज देहरादून मंडल में 87 मृतक आश्रित नौकरी से एक कदम दूर। कल तक जमा करने होंगे ये प्रमाण पत्र। जोशीमठ भूदसाव के बाद अब खतरे के जद में नैनीताल शहर किया जाएगा भू तकनीकी सर्वेक्षण। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। चार धाम समेत इन जगहों पर हुई बर्फबारी। माइनस में पहुंचा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। सुबह झटके महसूस किए गए और रिक्टर पैमाने पर 2.8 रही तीव्रता और किसी भी तरह के जनहानि की कोई सूचना नहीं होने की बात सामने आई है। तो सुबह भूकंप के झटके महसूस किए जाने की बात सामने आई। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। रिक्टर पैमाने पर 2.8 रही तीव्रता और किसी भी तरह के जनहानि की कोई सूचना नहीं होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए और सुबह सवेरे ही भूकंप के झटके महसूस किए जाने की बात सामने आई है। और रिक्टर पैमाने पर 2.8 रही है तीव्रता। तो रिक्टर पैमाने पर 2.8 रही तीव्रता और किसी भी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं। तो किसी भी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं हो। तो उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह भूकंप के झटके महसूस किए जाने की बात सामने आई है। तो सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 2.8 रही तीव्रता। तो रिक्टर पैमाने पर 2.8 रही तीव्रता और किसी भी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं मिलने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके और सुबह ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर केदारनाथ में ज्वलेंगे घी के 108 दीपक। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान घी के 108 दीपक जलाए जाने की बात सामने आई है। 108 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा। राम की धुन के बीच सुंदरकांड और कीर्तन का भी आयोजन होगा। और आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। धाम में मौजूद लोगों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। धाम में मौजूद रहेंगे 30 लोग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राम की धुन के बीच सुंदरकांड और कीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश प्रदेश में अलग अलग जगहों पर धूम नजर आ रही है। इसी कड़ी में केदारनाथ में भी इस महोत्सव को, इस रामोत्सव को मनाया जाएगा। धाम में 30 लोग मौजूद रहेंगे और मौजूद लोगों को प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। दीपोत्सव की तरह इसे मनाया जाएगा और 30 लोग इस दौरान धाम में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 108 दीप जलाकर केदारनाथ धाम में भी रामोत्सव को मनाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान घी के 108 दीपक जलेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जलेंगे घी के 108 दीपक। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। 108 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा और राम की धुन के बीच सुंदरकांड और कीर्तन का आयोजन होगा। तो राम की धुन के बीच सुंदरकांड और कीर्तन का भी आयोजन होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां की गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर। धाम में 30 लोग मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। धाम में 30 लोगों के मौजूद रहने की बात सामने आई है। और देहरादून से खबर। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। 28 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे का देहरादून दौरा है। 28 जनवरी को दून आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। देहरादून में बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कांग्रेस की ओर से जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 28 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे का देहरादून दौरा। 28 को दून आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दून में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। तो अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर 28 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे का दून दौरा है। देहरादून पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और बड़ी रैली को लेकर उत्साहित कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। सभी तैयारियां कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी से शुरू कर दी गई है। और 28 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे का दून दौरा। देहरादून पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 28 को दून आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां भारत चीन सीमा पर सड़क कार्य जल्द पूरा होगा। तो जल्द ही जुड़ेगा सीमांत गांव से नीति और डबल लेन सड़क कटिंग हुई पूरी। अब हो रहा डामरीकरण का कार्य। सेना के साथ 13 गांव उठाएंगे डबल लेन सड़क का लाभ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सड़क कटिंग पूरी हुई और अब डामरीकरण का कार्य हो रहा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सेना के साथ 13 गांव उठाएंगे डबल लेन सड़क का लाभ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। देहरादून से खबर, भारत चीन सीमा पर सड़क कार्य जल्द पूरा होगा। जल्द ही जुड़ेगा सीमांत गांव से नीति डबल लेन सड़क। अहम खबर आपको हम बता दें, सड़क कटिंग पूरी हुई और अब हो रहा डामरीकरण का कार्य। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सेना के साथ 13 गांव उठाएंगे डबल लेन सड़क का लाभ। तो सेना के साथ 13 गांव डबल लेन सड़क का लाभ उठाएंगे। और देहरादून से बड़ी जानकारी, भारत चीन सीमा पर सड़क कार्य जल्द पूरा होगा। यह हम खबर आपको हम बता दें, जल्द ही जुड़ेगा सीमांत गांव से नीति डबल लेन सड़क कटिंग पूरी हुई और अब डामरीकरण का कार्य किए जाने की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, सेना के साथ 13 गांव उठाएंगे डबल लेन सड़क का लाभ। तो सेना के साथ 13 गांव डबल लेन सड़क का लाभ उठाएंगे। देहरादून से खबर, भारत चीन सीमा पर सड़क कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। तो जल्द ही जुड़ेगा सीमांत गांव से नीति डबल लेन सड़क। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, इस वक्त क्या हम जानकारी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, जहां पर शहर की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण का हल ढूंढने को लेकर पौड़ी बचाओ संगठन के तत्वाधान में रामलीला ग्राउंड में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, भूतपूर्व सैनिक संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन, संस्कृति कर्मी, लोक कलाकार एवं बुद्धिजीवी लोगों ने प्रतिभाग किया है। इस मौके पर शहर की विभिन्न समस्याओं, ट्रेंचिंग ग्राउंड निर्माण के जरिए शहर का कूड़ा निस्तारण, बढ़े हुए पेयजल बिल व भवन कर, शहर से हो रहे पलायन समेत विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई है। इस मौके पर विभिन्न संगठनों ने चर्चा करते हुए शहर की विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश की तथा अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। इस मौके पर पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक नमन चंदोला, पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर बोर्ड के डायरेक्टर वीरेंद्र जुयाल समेत शहर के विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। लेकिन उनको सिखाने वाला कौन है, ये भी तो सोचिए। और मैं आज तो चाहे जो भी है, उन लोगों को भी हमें बहिष्कार करना चाहिए। जय श्री राम।
देर शाम परवादून कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को फांसी देने के साथ ही उस वीवीआईपी का नाम सार्वजनिक करने की मांग शासन प्रशासन से की है। कांग्रेस द्वारा आयोजित अंकिता भंडारी न्याय यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए और डोईवाला चौक पर कैंडल मार्च जलाकर आक्रोश जताते हुए भारत सरकार से अंकिता भंडारी को न्याय देकर वीवीआईपी के नाम को सार्वजनिक करने की मांग की है और कड़ी सजा देने की मांग की है। अंकिता के प्रकरण में जिस तरीके से सत्ता ने बुलडोज किया सारे मामले को, अंकिता ने हमारे सत्व के लिए, उत्तराखंड के सत्व के लिए अपने प्राण दिए और जिस प्रकार से चीज़ों को छिपाया गया है, तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से साक्ष्यों को मिटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया है, जिस तरीके से उस वीआईपी को जिसका जिक्र अंकिता ने अपने वीडियो में किया है, जिस वीआईपी का नाम उसके माँ बाप ने डीएम को लिख करके भेजा है, उसको सारी सरकार सत्ता जो है बचाने का काम कर रही है। ये इसको लेकर के हमने न्याय यात्राएं निकाली है और इसको आगे भी लेकर बिल्कुल आप भी जानते हैं, उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति जानता है, पूरा देश जानता है कि हमारी बहन अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा पूर्वोत्तर मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है। जो यात्रा पूरे देश में करीब 14 राज्य कवर करती हुई 2 महीने में 6500 किलोमीटर कवर करके मुंबई में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। उत्तराखंड में ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये हमने समर्पित की है, कांग्रेस पार्टी ने समर्पित की है बहन अंकिता भंडारी के नाम। उत्तराखंड में बेरोजगारी पर मचे सियासी घमासान के बीच श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तराखंड में बीते कुछ समय से रोजगार तेजी से बढ़े हैं। बेरोजगारी दर में 3.5% की कमी आई है और रिपोर्ट के मुताबिक श्रम बल की भागीदारी में 55.9 से 60.10 पर पहुंच गई है। महिला श्रमिकों के रोजगार में भी 6.5% का उछाल आया है। इसके तहत साल 2021 से 22 में उत्तराखंड में महिला श्रम बल की भागीदारी 34.6% थी, जो एक साल में ही यानी कि 2022 से 23 में यह बढ़कर 41.1% पर पहुंच गई है। और यह स्थिति सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। वहीं राज्य में श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री धामी युवाओं के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में बेरोजगारी पर मचे सियासी बवाल के बीच उत्तराखंड से रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल श्रम बल सर्वेक्षण ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तराखंड में बीते कुछ समय में रोजगार तेजी से बढ़े हैं। बेरोजगारी दर में 3.5% की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रम बल की भागीदारी में 55.9 से 60.10 पर पहुंच गई है। महिला श्रमिकों के रोजगार में भी 6.5% का उछाल आया है। इसके तहत वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड में महिला श्रम बल की भागीदारी 34.6% थी, जो एक वर्ष में ही यानी कि 2022-23 में यह बढ़कर 41.1% पर पहुंच गई है। और यह स्थिति सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। वहीं राज्य में श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि रिपोर्ट में भी सीएम के कार्यों को सराहा जा रहा है। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड से वादा किया था और 2022 के चुनाव में हमने कहा था कि जो काम रह गए उनको हम करेंगे और युवाओं को रोजगार उनके प्रदेश में मिल सके, इसलिए हमारी सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। हमने इन 2 वर्षों में जिस प्रकार से क्लस्टर वाइज
भर्तियां की, तमाम सरकारी जो हमारी विभाग हैं उनमें भर्तियां युवाओं को किया है, और साथ ही जो हमारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ पर भी यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, इस पर हमारी सरकार ने फोकस होकर के काम किया। आपको बता दें कि श्रम बल सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट से पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी ने भी रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना की थी। आयोग ने दावा किया था कि धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में इतनी भर्ती कर दी है जितनी कि राज्य के 22 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं की। यूकेपीएससी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में 6,635 भर्ती की है, जबकि पिछले 22 वर्षों के दौरान 6,869 भर्तियां ही हुई। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि राज्य में रोजगार की स्थिति और बेहतर होगी। सरकार की ओर से दिसंबर में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू को सरकार धरातल पर उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे युवाओं को और अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाद श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भी धामी सरकार की रोजगार के मुद्दे पर सराहना हो रही है। सवाल यह है कि क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्य विपक्षी दलों पर भारी पड़ रहे हैं? क्या धामी सरकार ने विपक्ष से बेरोजगारी का मुद्दा भी छीन लिया है? क्या धामी सरकार में राज्य के युवाओं के अच्छे दिन आ गए हैं? क्या समिट में हुए एमओयू धरातल पर उतरकर राज्य के युवाओं को और अधिक रोजगार की दिशा में सकारात्मक साबित होते दिखेंगे? लगातार काम हो रहा है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर समिट हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है और बहुत सक्सेसफुल समिट हमारा रहा, जिसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें से लगभग 45 लाख करोड़ के एमओयू तो धरातल पर उतरने शुरू हो गए, 45,000 करोड़ के, तो वो आगे बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना, अगर हम 1.5 लाख करोड़ भी इन्वेस्टमेंट यहाँ ले आते हैं तो ये रोजगार की दृष्टि से हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे रोजगार जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे, अभी तो हमने जो हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस था, इसको हमने एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टाइप का बना दिया है, और पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ मैन पावर की आवश्यकता है, हम पूरे वर्ल्ड वाइड उसका इस्तेमाल करने वाले अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए। बेरोजगारों से जो है इसका जवाब लेना चाहिए। जो बेरोजगार लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब वो अपनी जायज मांगों के लिए सड़क पर उतरते हैं तो सरकार उनको लाठी डंडों से पीटने का काम करती है। बेरोजगार नेताओं पर गंभीर धाराओं पर जो है मुकदमे दर्ज करने का काम कर रही है। अभी भी जो है साल भर से अधिक का समय हो गया है जो है बेरोजगार धरने प्रदर्शन पे है, लेकिन सरकार उनसे बातचीत नहीं कर रही, उनकी सुध नहीं ले रही कि कड़कड़ाती ठंड में वो धरना देने के लिए क्यों मजबूर हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश द्वारा विधायक निधि से बनाए जाने वाली सड़क पर नगर निगम ने रोक लगा दी है। ऐसे में आज खुद हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश दमूढुंगा के वार्ड नंबर 37 पहुंचे और मामले की पड़ताल की है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि नगर निगम ने सड़क निर्माण पर इसीलिए रोक लगा दी है क्योंकि इस सड़क को सिंचाई विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। ऐसे में नगर निगम ने एनओसी नहीं दी है, जिसके चलते सड़क नहीं बन पा रही है। इधर विधायक सुमित ने कहा कि स्थानीय लोग खुद सीसी रोड बनाने की बात कह रहे हैं और सिंचाई विभाग निर्माणदायी एजेंसी है। ऐसे में कल से उन्होंने सड़क को बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम अब गंदी राजनीति पर आ गया है। ये सड़क आम जन के लिए है और ऐसे में निर्माण रोकना गलत है, लेकिन ओछी राजनीति के चलते इस सड़क को रोकने का प्रयास किया गया है। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वो खुद अपने सामने सड़क का निर्माण कार्य कराएंगे। विधायक निधि की स्वीकृत एक सड़क जबरदस्ती राजनीति की भेंट चढ़ाने का नगर निगम के द्वारा प्रयास करा। एक स्तर की राजनीति हमने इस हल्द्वानी शहर में देखी है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा विकास करा गया। कहाँ गली बन रही है, किसकी गली बन रही है, कौन वहाँ पे वोटर है, कौन नहीं है, कभी ये बिना सोच के हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती मैंने यहाँ इरिगेशन को पैसा दिया, एक सड़क का 9 लाख रुपए, एक सड़क का 6 लाख रुपए, और आप हालत देख रहे हैं सड़क बहुत, और ये वार्ड जो 37 है इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और यहाँ समस्या बहुत है, अनेक है। 30 बिजली के पोल भी मैंने विधायक निधि से दिए यहाँ पे। सड़कों के लिए भी 25 लाख रुपए के आसपास मैंने यहाँ पे स्वीकृति करवाई। और ज़बरदस्ती यहाँ पे ये बोल के कि मुख्यमंत्री जी की कोई घोषणा है, पीडब्ल्यूडी 2 लाख रुपए की सड़क बता रही है, जबकि लागत 16 लाख की यहाँ पे।
इन लोगों की मांग है कि सीसी रोड यहाँ पड़े, पीडब्ल्यूडी सीसी रोड नहीं बनाता है। और अगली खबर रुड़की से है, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर नगर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आदर्श नगर स्थित श्री गार्डन में श्री रामलीला समिति बीटीगंज के पदाधिकारियों ने बताया कि 22 जनवरी को श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उड़ते हुए हनुमान जी पुष्प वर्षा करेंगे, जिसके बाद लक्ष्मी नारायण घाट पर भव्य आतिशबाजी के साथ दीप प्रज्वलित कर आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि 22 जनवरी का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। त्रेता युग में श्री राम ने जन्म लिया था और आज कलयुग में सतयुग का माहौल बना हुआ है। 22 जनवरी को रुड़की में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और अयोध्या मंदिर की स्मृति के भी नगरवासियों को भव्य दर्शन होंगे। अपने इसकी एक छोटी सी झलक आपने देख ली होगी, क्या जो अपनी रामलीला कमेटी है उन्होंने पूरे शहर को सजाने का पूरे किस तरीके से किस उल्लास से काम शुरू होगा। और मैं कह रहा कि कुछ लोग वे बहुत से लोग दिखाई देंगे जिन्होंने अपने मुँह से अभी कुछ नहीं बताया। छोटी अयोध्या रुड़की में आपको दिखाई देगी। वार्ता हमारे तीसरी आंख और तीसरी स्तंभ, चौथी आंख चौथी स्तंभ, हजारों आंख हजारों स्तंभ। तो पत्रकारों से ही सब माहौल बनता है, सोशल मीडिया से माहौल बनता है। इसलिए आज ये एक पत्रकार वार्ता यहाँ पर की गई थी। सभी सदस्यों ने हमारे एक बैठ करके निर्णय लिया कि एक प्रेस वार्ता होनी चाहिए। आज 22 जनवरी का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरे शहर में दिवाली का एक उत्सव जैसा माहौल होगा और रामलला अपने मंदिर में राजेंगे। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुए थे और तब से मैं समझता हूँ कि और आज वो दिन आया है। कलयुग में सतयुग का माहौल है और सभी जगह राम में हो गया है। बीटीगंज रामलीला समिति द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है, भव्य शोभा यात्रा। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की सुविधा को और बेहतर करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सिकरम में जल्द ही अस्पताल में रियल टाइम स्क्रीन को लगाया जा रहा है, जिसके संबंध में सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अक्सर इमरजेंसी में बेड की स्थिति को लेकर मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने और इसे लेकर पारदर्शिता को हम रियल टाइम स्क्रीन लगाने जा रहे हैं, जिससे इमरजेंसी और आईसीयू में बेड की रियल टाइम संख्या का पता चल सकेगा। देखिए, बिल्कुल हमारे प्रशासन में हमारे जो प्रिंसिपल सर भी हैं उनका भी इंस्ट्रक्शन क्लियर है कि हम लोग एक इस तरह का डिस्प्ले बोर्ड आकस्मिक विभाग में अपने तैयार कर लें कि जहाँ पर जो हमारे आईसीयूज हैं और जो इमरजेंसी ब्रांचेज के वार्ड हैं उनकी रियल टाइम में बेड स्थिति पता चलती रहे। तो अति शीघ्र आपको ये सुविधा हम लोग के इमरजेंसी वार्ड में मिल जाएंगी, जिससे मरीज को कोई संशय ना रहे कि आईसीयू में बेड खाली है क्या नहीं। कई बार इसको लेकर बहुत हम लोग को भी बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो एक स्थिति बहुत ही साफ सामने। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।